जो आईएएस पीसीएस का एग्जाम है वो ज्यादातर मीडियोकर बच्चे करते हैं, टॉपर बहुत कम कर पाते हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे बहुत क्लियर करते हैं, जो पढ़ने में लगता है हम लोग पढ़ते नहीं होंगे, पर 70 to 80% लोग गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ऐसे एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। ऐसे कई बच्चे आते हैं बड़ी कैजुअल अप्रोच में, और कई तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं आईएलटीएस करूँ कि आईएएस करूँ। तो अच्छा, ये भी होता है आईएलटीएस को आईएएस को सबको मिक्स कर दिया, जबकि पंजाब में अभी आपने पूछा पंजाब में आईएलटीएस तो 3 महीने में हो जाती है, तो उनको लगता है आईएएस भी 3 महीने में हो जाता होगा। कुछ लोग कहते हैं 18 घंटे 16 घंटे 20 घंटे पढ़ो, ठीक है पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो आइडियल एक टाइम फ्रेम हमें चाहिए डेली, वो 10 से 12 घंटे का मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, लेकिन वो रेगुलर हो। मान लो मैंने 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई कर ली 2 दिन, पर 2 दिन मेरा गैप आ गया, मैं थक गया हूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं। जो आईएएस का सिलेबस है वो 8 सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस है। अच्छा, कौन से? हिस्ट्री हैं, सोशल मीडिया से कि कैसे पढ़ाई करनी है, एक कंसेप्ट सीख सकते हैं, पर उसको सीखने के बाद तो बुक्स से ही पढ़ना होगा। बिना बुक्स के आप आईएएस नहीं बन सकते। देखो आज एक आईएएस ऑफिसर बन गया, मान लो आज हमारी डीसी है, आईपीएस है, अगर उनमें इमोशनल आईक्यू नहीं होगा तो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? पंकज जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। पंकज जी, डिस्कशन डायरीज हम लोगों ने एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, और जिन लोगों ने सोसाइटी में बहुत अच्छी सेवाएं प्रदान करी है, जो लोगों के करियर के बारे में सोचते हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, और सीमित नहीं रहते अपने आप तक या सिर्फ पैसा कमाने तक, उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाके कई सारी चीजें डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसका नाम हमने डिस्कशन डायरीज रखा है। जी सर, डिस्कशन डायरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स कैसे बनते हैं, कौन लोग होते हैं। देखिए, ये ड्रीम तो सबका है। कौन ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कहता है कि मेरे को बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए? कौन ऐसा है जो कहता है मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं चाहिए? कौन ऐसा है जो कहता है कि मुझे पावर नहीं चाहिए जिंदगी में? और कौन ऐसा है जो कहता है कि मुझे लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए? लेकिन लोगों में बहुत सारे मिथ हैं। लोगों को लगता है कि आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, या एक ऑफिसर क्लास में चले गए तो सब कुछ मिल गया। इसके पीछे की जर्नी, जो सीढ़ी हम लोग चढ़ते हैं, एक एक स्टेप कितना मुश्किल है, और कहां तक कितने सालों की मेहनत और शायद कई जिंदगियों की मेहनत इसके पीछे लग जाती है एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए, डिस्कस करेंगे पंकज गवा जी से। पंकज जी, कैसे शुरुआत हुई इस प्रोफेशन की? कैसे मन में आया कि लोगों को आईएएस आईपीएस की कोचिंग दी जाए और लोगों को प्रिपेयर किया जाए इन सब चीजों के लिए? मेरा अपना शुरू से ड्रीम था कि आईएएस बनूं जी। मेरे फादर के मन में भी यही था कि क्योंकि वो वैसे तो वो बिजनेसमैन थे, तो उनको था कि बच्चे बड़े होके जो हैं वो ऑफिसर्स बने, बड़े स्पेशली टैक्स ऑफिसर के रूप में ज्यादा सोचते थे, वो आईआरएस बने। जी जी। लेकिन उनको भी नहीं पता था कैसे बनना है, क्या उनको था बस ऑफिसर बने, ये जरूर था। उनसे सुनते थे हम, वो हमें मोटिवेट भी करते थे कि आप बनो, पर ही वाज आल्सो अनअवेयर कि कैसे बने। तो मुझे मौका मिला फिर दिल्ली में जब पढ़ने का, तो मैंने 3 साल अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली से की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तब वहाँ मैंने देखा कि वहाँ उसकी तैयारी होती है, बड़े। अच्छा, एक चीज तो जरूर है, दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे, कानपुर, इन बड़े शहरों में इंक्लूडिंग बैंगलोर, मुझे लगता है इन चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है, या लोगों के मन में है कि मुझे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है। और कम से कम हर बच्चा एक बार अपनी जिंदगी में ट्राई तो जरूर करता है, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे यूपी बिहार का हो, या साउथ इंडिया का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो जी, वो ट्राई जरूर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बहुत बच्चे आपको मिलेंगे दिल्ली में, साउथ के बहुत बच्चे मिलेंगे। ऐसा क्यों है कि पंजाब का बच्चा विदेश जाके ज्यादा खुश है, लेकिन वो यहाँ पर आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी या मेहनत नहीं करना चाहता? उसके 2-3 मुझे लगता है कारण, मैं समझता हूँ जी। पंजाब के लोग आज से नहीं, ब्रिटिश टाइम से ही, सर 1890 से ही बाहर जाना शुरू हो गए जी। तो एक तरह से वो एक कल्चर सेट हो चुका है तब से कि फॉरेन जाना, और आजादी के बाद ये और बड़ा, और उसके बाद और बड़ा आज तक बढ़ता आ रहा है। तो लाखों लोग हर साल विदेश जाके सेटल होते हैं, और पंजाब एक रिचेस्ट स्टेट के रूप में जाना गया बड़े सालों से। बिल्कुल सही।
तो लोगों को ज्यादा मेहनत करने की, शायद इतना पढ़ने की वो हैबिट जो कल्चर में होती है, जो एक फॉर्मेशन होती है हैबिट की, वो नहीं हो पाई शायद। और अमीर स्टेट होते हुए पर कैपिटल इनकम बहुत अच्छी थी, लोग अमीर थे, तो उनको लगता था कि हमारे पास सब कुछ है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली के बच्चे ज्यादा आईएएस में नहीं निकलते, आपने कभी नहीं सुना होगा, कोई एक आधा कभी, उनको उनके पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। ऐसे पंजाब में अपनी अपॉर्चुनिटीज। पंकज जी, आपने तो शायद ही कोई ऐसी स्टेट हो जो छोड़ी हो जिसमें बच्चों को आपने प्रिपेयर ना किया हो या मोटिवेट ना किया हो कि आप आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बने। आपकी नजर में भारत में कौन सी ऐसी स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं इन चीजों के लिए? देखो, ये तो वैसे बड़ा सबको पता ही है और बड़ी कॉमन बात जो हो रही है कि यूपी बिहार के लोग जो है वो सबसे ज्यादा आईएएस और पीसीएस ऑफिसर बनते हैं। सिर्फ आईएएस पीसीएस ही नहीं, अब पंजाब में भी किसी बैंक में जाइए, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाइए, आपको ज्यादातर वही लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वही नजर आएंगे। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या रहा है? कोई पॉलिटिकल रीजन आपको लगता है इसके पीछे रहा है? हो सकता है, पर मेरा मानना है, सबको जो सब लोग कॉमनली मानते हैं कि वो शुरू से ही जो हमारी, देखो बिहार यूपी हमारा पॉलिटिकल सेंटर आज से नहीं है, हजारों सालों से है, मगध अंपायर, मौर्य अंपायर, तो उस समय से ही उनमें ब्यूरोक्रेसी को लेकर, पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर बड़ी अवेयरनेस है। आप ध्यान रखिए, बिहार यूपी के बच्चे या तो लेबर करते हुए मिलेंगे या सीधा आईएएस आईपीएस मिलेंगे। दूसरा, अगर आप दिल्ली में भी जाए, बिहार में भी जाए, अब दिल्ली में ज्यादातर बच्चे जो पढ़ते हैं, अमीर परिवारों के बच्चे, एलीट क्लास के बच्चे जाते हैं, तो उनको एसी भी चाहिए, उनको अच्छा खाना पीना, अच्छा सब कुछ चाहिए। और वो लोग, मैंने देखा कि मैं एक जगह गया, वो किचन में सो गया, कहता मुझे इतनी जगह दे दो, मैं किराया नहीं दे सकता, मुझे किचन में जो शेल्फ है इसके नीचे सो जाऊंगा, यहीं पढ़ लूंगा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे इसका किराया बताओ कितना है। वो वहां बैठ के पढ़ रहा है, यानी उनको लग्जरीज के बिना पढ़ने की आदत है। अच्छा, ये जो कहानियां हम लोग सुनते हैं या किताबों में पढ़ते हैं ना कि लालटेन जला के वो पढ़े और आईएएस ऑफिसर बन गए, ऑनेस्टली मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को ऐसा स्ट्रगल करते हुए देखा है जिनके घर पे लाइट नहीं थी, ऐसा स्ट्रगल करते हुए देखा है जिनके पास सोने के लिए गद्दे नहीं थे या एसी नहीं था, और गर्मी के मौसम में भी उन्होंने उन चीजों के ऊपर काम करने की बजाय अपना करियर बनाने के ऊपर फोकस किया, और ये सच्चाई है। अच्छा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से देखते हैं एक बच्चे को स्कूल एजुकेशन से ही इस जर्नी तक पहुंचाने के लिए? मेरा मानना है कि आईएएस का जो सिलेबस है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उनमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं। स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब वो एग्जाम देने जाता है आईएएस में तो स्टोरी अलग है। हालांकि चीजें वही हैं, पर पढ़ाने का तरीका, मैनेज करने का तरीका अलग अलग है। हमें इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा पुराना सिस्टम है, ब्रिटिश टाइम का, हमने अभी तक वो चेंज नहीं किया। चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब आ भी गई, लेकिन उसको भी इम्प्लीमेंट करते करते 2040 हो जाएगा, सालों लग जाएंगे। तो हम उस ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम के इफेक्ट जो है वो हमारे ऊपर है, उसके प्रभाव हैं, उसके इम्पैक्ट्स हम अभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं, हम आज भी उसकी मानसिक गुलामी में हैं। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये जो आवाज है ये पहुंच सके सरकार तक, आवाम तक। जी। क्या समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में क्या ऐसे चेंजेस आने चाहिए जिससे एक बच्चा बचपन से ही आईएएस या आईपीएस की जर्नी जो अपनी वो शुरू कर सके? हमें क्रैमिंग, नो डाउट आईएएस में नॉलेज की जरूरत होती है, पर आजकल जो नया पैटर्न है कुछ सालों से, नॉलेज के साथ साथ आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने की जरूरत है हमें। तो हमारी जो लर्निंग है वो इस तरह से हो कि एक्टिविटी बेस्ड हो जाए, क्रैमिंग कम हो जाए, और हम बच्चों को बड़ी ही प्रैग्मेटिक अप्रोच सिखा पाए, प्रैक्टिकल अप्रोच सिखा पाए। क्लास में कुछ और सिखाया जा रहा है स्कूल में, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और है, तो हमें उसमें से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, कोई ऐसे स्कूल टाइम के सब्जेक्ट भी होते हैं जिसपे बच्चों को फोकस करना चाहिए एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन सके? एज पर यूपीएससी गाइडलाइंस जो उसका सिलेबस है, कोई सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन बी एनी ग्रेजुएट, कुछ भी पढ़ाओ आप, बीएससी, बीकॉम, बस बी लगा हो आगे, यानी बैचलर डिग्री आपके पास हो, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन फिर भी जो आईएएस का सिलेबस है वो 8 सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस है। अच्छा, कौन से? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, या दूसरा बड़ा इसका रोल है करंट अफेयर्स का, ये रहता है। फिर भी अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि वो पढ़ के आते हैं उस सब्जेक्ट को ऑलरेडी। लेकिन दूसरी बात, अगर आपको हैरानी होगी शायद जान के, आईआईटी जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जो बिल्कुल साइंस बैकग्राउंड से हैं, बिल्कुल, या डॉक्टर्स एमबीबीएस हैं, वो ज्यादा क्लियर करते हैं। तो बहुत बड़ा फर्क तो मैं नहीं मानता पड़ता हूँ,
लेकिन अगर कोई शुरू से ही प्लान करना चाहता है तो फिर वो आर्ट्स के थ्रू जा सकता है, वो इस चार एस्पेक्ट को। इट मींस कि आर्ट्स ग्रेजुएट भी आईएएस के लिए या आईपीएस के लिए एलिजिबल होते हैं और वो ज्यादातर निकल जाते हैं, ज्यादातर केसेस में निकल जाते हैं। अच्छा, कौन सा कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता होगा या कोई ऐसी लैंग्वेज होती होगी या कोई ऐसा पर्टिकुलरली ऐसा एक सब्जेक्ट तो होगा या ऐसी कोई ऐसी चीज होगी जिसके ऊपर फोकस ज्यादा करना पड़ता है एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए? इसमें वैसे तो कुछ उसने छोड़ा नहीं है, आपको 360 डिग्री सब कुछ ही लिखना है। आपको हिस्ट्री पता हो, ज्योग्राफी पता हो, करंट इश्यूज पता हो, इकोनॉमिक्स पता हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पता हो, आर्ट एंड कल्चर पता हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पता हो, जनरल स्टडीज में तो ये सब आता है। फिर भी आप एक ऑप्शन एस्पेक्ट जो चलते हैं, जो मेन है, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे 4-5 सब्जेक्ट्स हैं। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स भी है, तो आप इस पे फोकस करके जा सकते हैं। आजकल पंजाब में पंजाबी लिटरेचर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर भी बहुत से लोग लेते हैं, तो आप इन सब्जेक्ट में से किसी एक पे अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या स्कूल कर रहे हैं, उस टाइम अगर ध्यान में लेके आपको गाइडेंस मिल जाए तो आप कर सकते हैं उस पर फोकस। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को अगर आप शार्पन कर लें तो आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। जनरल स्टडीज में तो कुछ भी छोड़ा नहीं है, वो तो सारा ही करना पड़ेगा। अच्छा, कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मिलके आपको लगता होगा कि हाँ ये बच्चा ग्रो कर सकता है? किस टाइप की चीजें आप देखते हैं जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा आपको मिलने के लिए आया, चाहे वो काउंसलिंग के लिए आया, ऑनलाइन आया या ऑफलाइन आया? उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उस बच्चे की अप्रोच क्या है मुझसे बात करने की जी, उसमें मुझे सीरियसनेस नजर आ रही है कि नहीं आ रही। ऐसे कई बच्चे आते हैं, कई बच्चे आते हैं बड़ी कैजुअल अप्रोच में, और कई तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, मैं कंफ्यूज हूं, मैं आईएलटीएस करूं कि आईएएस करूं। तो अच्छा, ये भी होता है। आईएलटीएस को आईएएस को सबको मिक्स कर दिया, जबकि पंजाब में तो... अभी आपने पूछा पंजाब में जी, पंजाब में आईएलटीएस 3 महीने में हो जाती है, तो उनको लगता है आईएएस भी 3 महीने में हो जाता होगा। तो अच्छा, ये मिथ है। गुड क्वेश्चन, गुड थिंग। कितना टाइम लग जाता है एक आईएएस ऑफिसर की प्रिपरेशन करने के लिए? ये देखो, सिलेबस तैयार करने का जो समय है, अगर आप अग्रेसिव तैयारी कर रहे हैं, एडवांस तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, फिर तो 1.5 साल के अंदर आपकी एक तरह से आपकी सिलेबस प्रिपरेशन तैयारी हो पाती है। और ये एक साल जर्नी है, 1 साल फिर पेपर देने का पार्ट है, तो 3 से 4 साल का ओवरऑल कम से कम तो देना पड़ेगा। लोगों को 10-10 साल भी लगे हैं, कईयों ने पहले अटेम्प्ट में भी किया है, किसी ने 6th अटेम्प्ट में भी किया है, किसी ने 4th में किया है। वो डिपेंडिंग उसका अपना पर्सनल ग्रोथ किस लेवल पे हुआ है, स्कूलिंग कैसी थी, एजुकेशन कैसी थी, गाइड करने वाले कैसे थे, उसके सर्कमस्टांसेस कैसे थे, इस पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, इसका एग्जाम लेती कौन सी बॉडी है? ये एक हमारी बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, जो ऑल इंडिया क्लास 1 एग्जाम को ऑर्गेनाइज करती है, फ्री एंड फेयर मैनर में करवाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 से यूपीएससी बनती है, ये यूपीएससी से डील करता है आर्टिकल, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसपे कुछ मेंबर्स होते हैं और चेयरमैन होता है। तो जो इस पूरे कंट्री में फ्री एंड फेयर एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उसका एक बड़ा पैटर्न है। साल में एक बार एग्जाम रेगुलर बेसिस पे होता है, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी साल में नहीं हुआ हो, हर साल एग्जाम होता है। मई और जून के आसपास प्रीलिम्स होता है इसका फर्स्ट टेस्ट, फिर सितंबर अक्टूबर में इसकी मेंस एग्जामिनेशन होती है, जनवरी फरवरी में कहीं इंटरव्यू हो जाती है, और अप्रैल मई तक कंप्लीट रिजल्ट विद सिलेक्शन प्रोसेस, जो कंप्लीट रिजल्ट होता है वो आ जाता है विद मेरिट। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें ऐसी माइंड में आती होगी जब बच्चा आईएएस की प्रिपरेशन करता है। आपको क्या लगता है कि सबसे मुश्किल पार्ट एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या होता है? सबसे मुश्किल पार्ट, सबसे पहला स्टेप उसके लिए डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं करूं कि ना करूं, या उसके अपने मन में क्वेश्चन होते हैं कि मैं कैपेबल हूं, क्या मेरे अंदर कैपेसिटी है। जो बच्चा इसमें से निकल गया और वो डिटरमिन हो गया कि मैं कर सकता हूं, उसने अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचान लिया, तो पहली सबसे बड़ी स्टेज तो वो पार कर गया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद वो अपने आप को एनालाइज करे, क्या उसके अंदर उतना प्रिजर्वेंस है कि वो इतने लंबे से 4-5 साल तक टिक पाएगा, हार्ड वर्क कर पाएगा। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। कुछ मिथ्स भी हैं इसमें कि कितना पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं, क्या पढ़ूं, ये भी है। और वो बच्चा इनमें से निकल गया तो डेफिनेटली इसमें से पार हो जाता है। अच्छा, ये मिथ तो है, सही बात है। मैंने भी ये देखा है कि इसमें मिथ और मिसकंसेप्शन बहुत सारी हैं। आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन में लोग कहते हैं 24-24 घंटे पढ़ना पड़ता है, 48-48 घंटे हम लोग इकट्ठा बैठ के पढ़ते हैं। तो कितना टाइम एक बच्चा, एक आम इंसान इन्वेस्ट करे एक दिन में कि वो प्रिपेयर कर सके अपने आप को? नो डाउट इसमें बहुत टाइम लगाना पड़ता है।
कुछ लोग कहते हैं 18 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे पढ़ो, ठीक है पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो आइडियल एक टाइम फ्रेम हमें चाहिए डेली, वो 10 से 12 घंटे का मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, लेकिन वो रेगुलर हो। मान लो मैंने 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई कर ली 2 दिन, पर 2 दिन मेरा गैप आ गया, मैं थक गया हूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसका कोई फायदा नहीं है। तो रेगुलरिटी, आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो है 10 से 12 घंटे अगर आप मेंटेन कर सकते हैं डेली, और डिस्ट्रैक्शन के बिना कंसंट्रेशन के साथ, तो आप निकल जाते हो। इसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक है कंसंट्रेशन, एक है टाइम मैनेजमेंट, और एक आपका जो अवेयरनेस लेवल है वो कितना है, आप चीजों को देखते कैसे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपका एटीट्यूड क्या है इसको लेकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा पंकज जी, मजेदार बात पता क्या है, मेरे सवालों के जवाब बिना सवाल के ही आ रहे हैं। मैं पूछने ये बना था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सेल्फ अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, या कॉन्फिडेंस लेवल कि मैं बड़ा होके आईएएस ऑफिसर बनूंगा? ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं ऐसे तो जी, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो एग्जाम कैसे दे लेंगे, आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है तो एग्जाम कैसे दे लेंगे, और उसके अलावा आपको अवेयरनेस नहीं है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस तो आगे से तो बहुत अवेयरनेस आई है। जब मैंने स्टार्ट किया तो पंजाब में कोई आईएएस तैयारी ही नहीं कराता था, पटियाला में एक हमारे सर थे वो करवाते थे, या 1-2 लोग और मुझे पता चले, लेकिन आज तो हमारा बच्चा बच्चा अवेयर हो रहा है, गांव-गांव शहर-शहर में पता चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के टाइम पे हम बात कर रहे हैं, इस ऑरा में बात कर रहे हैं, तो आज तो बहुत अवेयरनेस है, पर किसी समय ये अवेयरनेस नहीं थी, तो इसने तो रोल प्ले किया है। अभी मैं किसी स्कूल में एक कैंपेन करके आया था अभी थोड़े दिन पहले, तो मैंने बच्चों से पूछा +1 2 के कि क्या बनना चाहते हो, तो वो 100 में से 70 बच्चे, 70 हाथ खड़े आईएएस बनना है। और बहुत सारे लुधियाना में ही बहुत सारे स्कूलों ने, पंजाब के बहुत सारे स्कूलों ने आर्ट्स ब्लॉक बंद कर दिए थे, लेकिन उन्होंने दोबारा 5-7 साल से शुरू कर दिए, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं मेरा आईएएस बनना है, मुझे आर्ट्स के एस्पेक्ट रखने हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज मुझे देखने को मिली है। अच्छा, कोई परसेंटेज लेवल भी होता है कि आपको स्कूल लेवल पे या 10+2 लेवल पे या ग्रेजुएशन में मिनिमम इतनी परसेंटेज आनी चाहिए तो आप एलिजिबल है इस एग्जाम में बैठने के लिए? एज पर यूपीएससी कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है और अच्छा आप मार्क्स, आपका मार्कशीट अच्छा है, इसका मतलब आप हार्ड वर्किंग है और आपका सीरियसनेस उससे दिखता है, तो आप जो है कर सकते हो, ये पता चल जाता है। पर यूपीएससी की तरफ से तो 33%, 35% भी है तो आप चल सकते हो, पास होना चाहिए, पास होने चाहिए। लेकिन कई बार यूपीएससी मेंबर्स आपको उनका एटीट्यूड हो सकता है यार इतने मार्क्स कम क्यों है आपके, बट आपकी जनरली मैं बताता हूँ जी, इंडिया में जो आईएएस पीसीएस का एग्जाम है वो ज्यादातर मीडियोकर बच्चे करते हैं, टॉपर बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं और वो उस एटीट्यूड में भी होते हैं कि मेरा तो टॉपर हूँ। हाँ, तो आपने नहीं सुना होगा दिल्ली मुंबई से जल्दी निकले होंगे बच्चे, हाँ, आपको रूरल में से ज्यादा मिलेंगे, रूरल में से निकलते हैं। और एक और मैं शेयर करूंगा, सरकारी स्कूलों के बच्चे बहुत क्लियर करते हैं, जो पढ़ने में लगता है हम लोग पढ़ते नहीं होंगे, पर 70 to 80% लोग गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ऐसे एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। आप जाइए ना बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां से आपको ये चीजें मिलेंगी अवेयरनेस की। अच्छा, मैं आज एक सच बता, उनके पास रिसोर्सेज का शायद अभाव था जी, उनको ये रियलाइज हुआ कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे पास पीछे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें सपोर्ट मुझे मिल जाएगी, या मेरे पास कोई सिल्वर स्पून नहीं है, मैं तो गिरूंगा तो धड़ाम नीचे गिरूंगा तो पहले जमीन पे हूँ और क्या गिरूंगा, और क्या गिरूंगा। तो उनको ना कुछ खोने का डर होता है, जो आएगा हाथ में कुछ पाया ही जाएगा। और इस एग्जाम की बड़ी प्यारी बात है कि इसकी तैयारी करते करते आप बनते हो या नहीं बनते हो मुझे नहीं पता, ये सब लोग हम जब से बात करते हैं बहुत सारी, लेकिन नॉलेज बहुत मिलती है, आपके पास असीम नॉलेज आ जाती है, एक बहुत बड़ा बास्केट आ जाता है, और आप हर मुद्दे में बातचीत कर सकते हो, अपने विचार दे सकते हो, हर जगह आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो आपका अवेयरनेस लेवल है बहुत बड़े अच्छे तरीके तक डेवलप हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है इसमें। अच्छा, ये चीज तो मैं भी समझता हूँ कि हर 10+2 पास बच्चा या ग्रेजुएट बच्चे को अपना करियर शुरू करने से पहले या साइड बाय साइड हर तरह के एग्जाम्स तो जरूर देने चाहिए, चाहे वो आईएएस या आईपीएस के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन है, बैंक पीओ के एग्जामिनेशन है, इंश्योरेंस की एग्जामिनेशन है, हर तरह के एग्जाम पे, इवन आईएलटीएस, टोफल, पीटी, हर तरह के एग्जाम पे बैठना चाहिए। इससे आप एक अवेयरनेस तो खींच पाते हो अपनी तरफ, आप अवेयर तो हो ही जाते हो, और इसके साथ साथ एक्सपोजर बहुत बड़ा मिलता है कि क्या क्या चीज है। लर्निंग इज ऑलवेज लर्निंग, लर्निंग इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। और जब मैंने भी तैयारी की तो हम जब नहीं बन पाए, मेंस एग्जामिनेशन भी लिखे, इंटरव्यूज में भी गए जी, पीसीएस में, यूपीएससी में, लेकिन जब नहीं हो पाया तो फिर मुझे लगा कि मैं
मेरा मतलब था कि मैं आईएएस बनूं, जी। सर्व करूं। मैं नहीं बन पाया तो मुझे लगा कि मैं लोगों को बनाता हूं, वो सर्व करेंगे, वो बनेंगे, मुझे लगता है कि मैं ही बन गया। हाँ, तो यही सोसाइटी के लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। रिस्पॉन्सिबल है। सोसाइटी ने इतना कुछ हमें दिया है, हमारे समाज ने, तो हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं सोसाइटी को कुछ पे बैक करने के लिए। क्योंकि मुझे भी किसी ने गाइड किया, जी, मुझे अवेयरनेस दी, तो मेरा फर्ज है कि मैं आगे लोगों को दूं। जो मैंने सोसाइटी से लिया है मुझे वापस भी तो करना है। हाँ, वो हमारा फर्ज बनता भी है। अच्छा, आपने पीसीएस और यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस 3-4 टर्म यूज करी। मैं थोड़ा क्लियरिटी चाहता हूँ दर्शकों के लिए कि क्या है यूपीएससी, क्या है आईएएस, आईआरएस, आईपीएस और पीसीएस। क्या ये अलग अलग एग्जामिनेशन है या एक ही बॉडी का पार्ट है? ये किस तरह से होता है? यूपीएससी एक एग्जाम जो कंडक्ट करता है, जिसको आम भाषा में हम सिविल सर्विस एग्जाम बोलते हैं, यूपीएससी बोलते हैं, आईएएस आईपीएस एग्जाम बोलते हैं। वो एक नोटिफिकेशन जारी करके जितनी भी सीट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में खाली होती हैं, उसकी नोटिफिकेशन जारी करता है। उसमें अगर मान लो 1000 के आसपास या 1500 के आसपास सीट्स आती हैं, तो पहली 150, 100, 150, 200 सीट्स होती हैं, उनको आईएएस बोलते हैं। वो जो उस रैंक ले पाते हैं, टॉपर रैंक वाले, मेरिट में आते हैं, टॉप रैंक वाले, उनको आईएएस बनाया जाता है। यानी वो डीसी, एडीसी, कमिश्नर्स बनते हैं। अब ये मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट के हेड बन जाते हैं, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं जी। और जो लोग आईपीएस कैटेगरी में, यानी उसके बाद के 200-300 लोग जो होते हैं, वो आईपीएस बनते हैं और वो पुलिस में अपनी सेवाएं देते हैं टॉप रैंक की, जैसे एसएसपी। एसएसपी सबसे छोटी एक पोस्ट है आईपीएस की, उसके बाद तो वो आईजी, डीआईजी, कई पोस्ट तक जाता है। तो एक ये रहती है। और जो तीसरी रैंक आपकी है वो है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ओके। जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री में डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसीज में एम्बेसडर्स, इंडिया की जितनी एम्बेसीज आउट ऑफ द कंट्री हैं, अलग अलग कंट्री में, आपको पता है, राजदूत हो गए हमारे, राजदूत हमारे एम्बेसडर, वो हमारे आईएफएस ऑफिसर जो होते हैं, जो आगे प्रमोट होकर वहां जाते हैं। वो फॉरेन मिनिस्ट्री में पहले डिप्लोमेट्स के रूप में काम करते हैं, फिर वो विदेशों में एम्बेसियों के हेड बन के या एम्बेसडर बन के, असिस्टेंट बन के काम करते हैं। तो वो आईएफएस भी बड़े लोगों का ड्रीम रहता है। इसके बाद चौथी कैटेगरी में आता है आईआरएस। आईआरएस रेवेन्यू सर्विसेज से जुड़े हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। तो जो 600-700 रैंक पे आ गए, वो जीएसटी कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर, कस्टम कमिश्नर, समझ लो बड़े ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो बनते हैं। इसमें और भी है, मिलिट्री कमांडेंट की पोस्ट है, जो पूरी मिलिट्री की जो छावनी होती है कंटोनमेंट, उसका हेड भी एक आईएएस लास्ट पोस्ट पे होता है। पोस्ट ऑफिस के भी बड़े ऑफिसर्स हो गए, रेलवे के बड़े ऑफिसर्स हो गए, और कई डिपार्टमेंट जिसको एलाइड सर्विसेज बोलते हैं, वो भी इसका पार्ट है। तो सारी एग्जाम है। तो सारी फर्स्ट क्लास जो जॉब है, फर्स्ट क्लास ऑफिसर स्केल वाली जॉब जो है, वो यूपीएससी एग्जाम के अंदर आती है। यस, फर्स्ट क्लास जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, जिनको हम ऑल इंडिया सर्विसेज बोलते हैं या एलाइड सर्विसेज उसमें साथ में होती हैं, वो सब मिला के यूपीएससी का कॉमन एग्जाम है। सारे टॉप 1 ऑफिसर्स होंगे, हर जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे। अच्छा, जब ये इनकी सिलेक्शन हो जाती है, पोस्टिंग क्या इनकी अपने शहरों में ही होती है या पूरे देश में कहीं भी हो सकती है एज पर रिक्वायरमेंट? यूपीएससी की पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। आपको एक कैडर चुनना होता है। अगर तो आपका रैंक बहुत अच्छा है तो फिर तो आपको मौका मिलता है कि मैं कैडर चुनूं, मतलब टॉप 5-10 में आ गए तो आप अपनी स्टेट भी चुन सकते हो। और अगर आपका रैंक थोड़ा पीछे है तो फिर यूपीएससी डिसाइड करेगा कि आपका क्या कैडर रहेगा। और पीसीएस एग्जाम हर स्टेट गवर्नमेंट लेती है। जैसे यूपीएससी है पूरे कंट्री की ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, ऐसे हर स्टेट की जो टॉप क्लास 1 सर्विसेज है स्टेट गवर्नमेंट की, उसके लिए अपनी एक बॉडी होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट का होता है। जैसे पंजाब का है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको पीपीएससी बोलते हैं। हिमाचल हरियाणा का एचपीएससी या एचपीपीएससी है, या उत्तराखंड का यूके पीसीएस है, पीएससी है। तो वो लोग स्टेट अपने बने होते हैं। ये भी आर्टिकल 315 से इनको पावर मिलती है, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये स्टेट के क्लास 1 एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। तो अगर आप पीसीएस बनते हो तो आईएएस के तो नीचे ही रहोगे, एक स्टेप डीसी नहीं बनोगे, पर एडीसी की पोस्ट होती है पीसीएस में जी। एसएसपी नहीं बनोगे तो डीएसपी की पोस्ट होती है उसमें। तो आप उससे स्टेट गवर्नमेंट के क्लास 1 या गेजेटेड ऑफिसर जो होते हैं वो बनोगे, जो क्लास 1 है। तो ये पीसीएस हो गया। तो आपको 6 अटेम्प्ट मिल रहे हैं यूपीएससी में, 6 अटेम्प्ट आपको मिल रहे हैं पीसीएस में, यानी स्टेट पीसीएस में। तो आपके पास 12 चांसेस मिल गए जनरल कैटेगरी को। तो बहुत होते हैं 12 चांसेस। आपको तो एक ही चांस चाहिए क्लियर करने के लिए, आपको 12 मौके मिल रहे हैं, 6 उधर 6 उधर। तो बड़ा सीम एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको क्लियर कर सकते हो, अगर डेडिकेटेड बच्चा है, करना चाहता है तो। जी। अच्छा सर, मुझे लगता है कि काफी बार लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, छोड़ो। तो क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए या एक ट्राई करना चाहिए? बिल्कुल ट्राई करने चाहिए जी।
कोई भी मुश्किल चीज जो होती है वो इम्पॉसिबल नहीं होती है। उसको करना इंसान की हिम्मत उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको करता है जी। लेकिन अब सब छोड़ देंगे तो फिर उसको करेगा कौन। तो मेरा तो ये मानना है कि जब जब मारना है तो सीधा मून पे मारिए, माउंट एवरेस्ट पे तो पहुंच ही जाओगे अगर वहां ना पहुंचे, बिल्कुल। और बाय चांस मून पे पहुंचे तो फिर तो बात ही क्या है। सही। जब इस नासा ने 1960 में प्लान किया था कि हमें मून पे जाना है तो उनको पता नहीं था कैसे जाना है। JF कैनेडी जो उस समय के राष्ट्रपति थे वो कह रहे थे मैंने मून पे जाना है जी। प्लान करो, तो नासा कह रही थी हाउ इट इज पॉसिबल, सर नहीं जा सकते। कहते कोई बात नहीं फिर भी ट्राई करो। कहते सर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ जाना है। वो कहते ट्राई करो। तो नासा समझाती रहेगी कि जा नहीं सकते, बट नासा ने कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि नासा ने प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए रिसर्च शुरू कर दी कि ये तो मानते नहीं है। पर जब उन्होंने रिसर्च शुरू की तो उनको खुद को रियलाइज हुआ कि हम जा सकते हैं, और करते करते 1969 में अमेरिका मून पे था। तो इसलिए जब आप बड़ा सोचोगे तो फिर बड़ा ही मिलेगा, और जब सोचना है ही है तो बड़ा क्यों नहीं, बड़ा सोचते हैं तो फिर छोटा क्यों सोचे। छोटा, बिल्कुल सही बात बोली। क्यों ऐसा ड्रीम भी लेना है कि मेरे को छोटा ही मिले सब कुछ। और अगर आपने IAS बनने का सोचा है तो IAS बनना ही हमारा ड्रीम होना चाहिए, पर PCS तो बन ही जाओगे, किसी और डिपार्टमेंट में बड़ी रैंक पे चले जाओगे, कुछ ना कुछ तो हाथ में आएगा, कुछ सीखोगे, कुछ पाओगे, और नॉलेज बनेगी। नॉलेज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो तो बोनस से मिल रही है। और ऐसी नॉलेज है जो जिंदगी में हर स्टेज पर, हर जगह पर आपके काम आने वाली है। चाहे आप अपना बिजनेस करने वाले हैं या कोई भी किसी भी किस्म की जॉब करने वाले हैं, जो आपने IAS IPS प्रिपरेशन में सीख लिया, ये जिंदगी भर आपके काम आने वाली चीजें होती हैं। ये सबसे बड़ी बात है। सही है। अच्छा सर, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस तो होते रहते हैं सबकी जिंदगी में, है ना। खास करके ट्रेनिंग बिजनेस में है, मैंने भी बहुत साल ट्रेनिंग बिजनेस में ही निकाले अपनी लाइफ के, 22 साल में ट्रेनिंग में ही रहा हूँ। क्या लगता है, कई बार कोई फनी एक्सपीरियंस भी हुआ है ऐसा कि कोई लगे कि डिस्कस किया जा सके। फनी तो कोई खास एक्सपीरियंस ऐसा तो मेरे पास शेयर करने के लिए शायद नहीं है, बट कई बार ऐसे टाइम आया कि लगा, जब मैं तैयारी कर रहा था तब लगा कि नहीं हो पाएगा, वैसा होता है कई बार। पर हर बार वैसा जब मन में आता था तो ये वैसा ही ख्याल था, थोड़ा फिर कोशिश करता था कि नहीं पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है। वो धुआं जो होता था फॉग वाला कि दिख नहीं रहा, थोड़ा सा आगे जाते थे, फॉग क्रॉस करते थे, क्लियर विजन नजर में आता था। अच्छा, तो अगर आप IAS कोच ना होते तो क्या होते? फिर शायद मैं किसी स्कूल कॉलेज में टीचर होता शायद। अच्छा, रहते ट्रेनिंग में, क्योंकि मुझे शुरू से लग रहा था कि मैं ट्रेनिंग में बेटर रहूंगा, और ट्रेन करना मेरी पैशन में आ चुका था, टीचिंग, तो शायद उसी में रहता अगर IAS ना होता। तो ये मन वैसे मैं सोच के चला था कि अगर IAS बनूंगा, नहीं तो फिर बनाऊंगा IAS बनाऊंगा। हाँ। तो सही है। अच्छा, एक चीज बताएं, खास चीज में जो आपने अपने इतने लंबे चौड़े करियर में सीखी, मेहनत या किस्मत? हाँ, 3 चीजों का इसमें रोल मैं मानता हूँ। वैसे तो कोई भी चीज हो, पर इसमें भी यही है कि मेहनत तो प्री रिक्वेस्ट है, करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो दुनिया का कोई काम नहीं होता। तो मेहनत आपने चाहे मजदूर कर रहा है, चाहे IAS ऑफिसर बनने के लिए कर रहे हो, चाहे कुछ भी काम करने के लिए, वो तो चाहिए। दूसरा, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, अकेली मेहनत नहीं चलेगी, साथ में स्मार्ट वर्क, और लक का तो रोल है ही। इसलिए मैं मानता हूँ 50% स्मार्ट वर्क और मेहनत है, 50% आपका लक भी है। अच्छा, लक को 50% दे रहे हैं? दे रहे हैं, हाँ मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी किस्मत पर लिखा है तो फिर तो आप बनेंगे ना, बन ही जाओ। जैसे एक बंदे ने बहुत मेहनत की, मेरे साथ भी ऐसा हुआ एक दो एग्जाम में कि मैंने बहुत मेहनत की, एग्जाम दिए, मैं 1 मार्क से रह गया मान लो, हालांकि उसमें मेरी कोई कमी नहीं थी, तो उसको तो फिर मैं लक मानता हूँ। ऐसी कंडीशन में अब मेरे मार्क्स 100 में से 33 आ रहे हैं, फिर तो मेरी मेहनत में कमी है। हाँ, मेहनत में कमी। लेकिन अगर 100 में से 99 आ गए, 1 मार्क कहीं से चूक गया, फिर वो मेरा लक ही है। तो इतना को रोल तो लक का है। अच्छा, इन सारी जर्नी में आपने क्या सीखा? सबसे टफ कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें हर बड़े से बड़ा ट्रेंड से ट्रेंड पर्सन भी आके फंसता है, IAS ऑफिसर के एग्जामिनेशन में या IPS के एग्जाम में या UPSC के एग्जाम में? कोई तो ऐसा क्वेश्चन होता होगा जिसमें हर इंसान एक बार आके अटक जाता है। देखो, ये बहुत बड़ा एग्जाम है, सारे क्वेश्चन तो किसी को आते नहीं होते। मैं चाहे ट्रेन कर रहा हूँ, मुझे बैठा दोगे, मुझे भी सारे क्वेश्चन नहीं आते होंगे जी। वहां पे आपको एग्जाम देते वक्त ये डिसाइड करना है कि इसका आंसर मैं क्या। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो वहीं जाके आंसर बनते हैं, क्योंकि वो बड़े प्रैक्टिकल करंट इश्यू से जुड़े चीजें। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने सोचा नहीं, उसने डाल दिया, तो वहां हर कोई फंसता है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपका अपना ओपिनियन मांग रहा है,
और आपको वहीं जाके पता चला कि मेरा ओपिनियन है, तो वहां पे वो फंस जाता है। लेकिन इसकी भी थोड़ी ट्रेनिंग हम पहले से में देनी पड़ती है। यूपीएससी आपसे 360 डिग्री आंसर मांगता है। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे 10 पॉइंट बता दो, कहता जितने आंसर इसमें पॉइंट बनते हैं फॉर अगेंस्ट मुझे सारे बताओ। ये इसकी खास बात है। तो जो बच्चा 360 डिग्री हर चीज को डिस्कस करना सीख गया और कम शब्दों में ज्यादा लिखना सीख गया और ज्यादा शब्दों में कम लिखना सीख गया, वो मेरे अकॉर्डिंग इसमें सक्सेस पा जाता है। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना रोल है एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। वैसे तो EQ या इमोशनल इंटेलिजेंस या जो क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आज एक आईएएस ऑफिसर बन गया, मान लो आज हमारी डीसी है, आईपीएस है, अगर उनमें इमोशनल IQ नहीं होगा तो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? मान लो आज कोलकाता में एक इंसिडेंट हुआ, आपको पता होगा जी। तो अगर हमारे ऑफिसर इमोशनली उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं तो जस्टिस कैसे देंगे? हमारे जजेस हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, जब वो इमोशनल होंगे तभी वो अपना काम कर पाएंगे। अगर किसी ऑफिसर को, ब्यूरोक्रेट को इमोशनल होकर ये समझ में आ जाता है कि मेरे देश के लोगों की ये समस्याएं हैं, तो उससे आपको जुड़ा फील करेगा इमोशनली, तभी वो उसका समाधान निकाल पाएगा, उसका सोल्यूशन निकाल पाएगा। नहीं तो फिर एक मशीन और इंसान में क्या फर्क है? इसका मतलब आईएएस या आईपीएस बनने के लिए दिमाग के साथ साथ दिल होना भी जरूरी, दिल होना जरूरी है। IQ के साथ साथ EQ भी होना पड़ेगा। IQ और EQ। अब वो पढ़ता रहेगा, आपने बात की 16 घंटे 18 घंटे, तो उसको परिवार की सपोर्ट प्यार की भी जरूरत है, तो वो भी तो इमोशनल लेवल का ही एक पार्ट है। उसको हफ्ते 10 दिन बाद जाके बाहर घूमना पड़ेगा फ्रेंड के साथ, सोशल लाइफ भी थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी, वैसे छोड़ना पड़ेगा लेकिन थोड़ा बहुत इमोशनल तो उसको होना पड़ेगा। उसको पढ़ते वक्त भी होना पड़ेगा और बनने के बाद भी वो EQ अगर उसके अंदर नहीं होगा तो वो जस्टिस नहीं कर पाएगा, वो अपना पोटेंशियल यूज नहीं कर पाएगा। सर, आपने करंट अफेयर्स की बात करी, किस एज में बच्चों को आके करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, या मैं पुराने जमाने की बात करूं, किस एज में बच्चों को जनरल नॉलेज की शुरुआत कर लेनी चाहिए? देखो जनरल नॉलेज क्या है, ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है जी। जनरल नॉलेज ये भी है कि मेरे पड़ोसी का नाम क्या है, दिस इज ऑल्सो जनरल नॉलेज। मुझे यही नहीं पता मेरा पड़ोसी कौन है जी। तो एक अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको ये पता हो कि मेरा आसपास कौन रहता है, मेरी फैमिली में कौन है, जैसे पता होता है। जैसे उसकी एज ग्रो करती है फिर उसका लेवल बढ़ता है, फिर वो अपनी गली से दूसरी गली के भी बच्चों को जानना शुरू कर देता है। तो एज के हिसाब से वो अपना दायरा बड़ा करना चाहिए। फिर भी अगर आईएएस की आप बात कर रहे हैं तो 9th-10th लेवल पे आके वो बच्चा हमारे देश के जो करंट इश्यूज हैं उस पर सोचना समझना डिस्कस करना शुरू करे कम से कम। तो मिडिल क्लास से अगर वो शुरू कर दे, स्पेशली 9th-10th क्लास से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्कूलों में लगता है कि कुछ इस तरह की डिबेट्स या एक्टिविटीज होती हैं जिसमें सिर्फ करंट अफेयर्स के ऊपर काम किया जाए? स्कूलों में बहुत सी एक्टिविटीज तो होती हैं जी करंट इश्यूज पे, लेकिन उस लेवल की अभी नहीं हो रही। कुछ जगह पे मैंने देखा अच्छी हो भी रही हैं, पर अभी हमें जरूरत है उसके लिए काम करने की, बहुत ज्यादा नहीं हो रही है कि कर पाए कैसे, उस पर हमें इनपुट्स डालने होंगे। अवेयर हमारे टीचर्स का रोल बहुत बड़ा है, पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है, तो उस पर थोड़े एफर्ट्स करने की जरूरत है। अच्छा, क्या बच्चों को एडवाइस करेंगे, बुक्स या मूवीज, क्या देखें? मैं क्योंकि बुक्स ही है। देखो एक बात और है, हम YouTube से एक आइडिया ले सकते हैं, सोशल मीडिया से, कि कैसे पढ़ाई करनी है, एक कंसेप्ट सीख सकते हैं, पर उसको सीखने के बाद तो बुक्स से ही पढ़ना होगा। बिना बुक्स के आप आईएएस नहीं बन सकते। आज एक और मिथ फैल रही है कि मैं YouTube से कर लूंगा, तो YouTube से एक आइडिया होता है लेकिन YouTube से सारा सिलेबस कर लूंगा, बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी। बेसिक ऑथराइज्ड जो बुक्स हैं जिसके स्पेशलाइज्ड ऑथर्स की, वो तो पढ़नी ही पड़ेगी। मूवीज से आप मोटिवेशन ले सकते हो, यूट्यूब से कॉन्सेप्ट और मोटिवेशन ले सकते हो, पर अल्टीमेटली आपको बुक्स को पढ़ के अपने नोट्स भी बनाने होंगे, उसको डिस्कस भी करना होगा, पढ़ना भी होगा। तो आपको एक मास्टरी फिगर जो एक पढ़ाई में होता है वो तो बनना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ यूट्यूब एक रेसिपी प्लेटफॉर्म है, आप रेसिपी देख सकते हो, खाना आपको खुद पड़ेगा। बहुत बढ़िया आपने एक लाइन में बता दिया, रेसिपी देख लो पर बनाना खुद ही पड़ेगा। आप देख लो, पढ़ना वही किताब से पड़ेगा, बुक्स का अल्टरनेटिव अभी हमारे पास नहीं है। जी जी। चलिए, जाते जाते दर्शकों के लिए और खास करके एस्पिरेंट्स के लिए जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? जो आज यंगस्टर्स हैं, मैं 2-3 टिप्स देना चाहता हूं उनको, 2-3 बातें बताना चाहता हूं कि वो अपना विजन सेट करे। विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है।
ऐसा नहीं है कि पहले मैंने बीटेक कर ली, फिर मैंने एमबीए कर ली मार्केटिंग में, फिर मैं आईएएस बनूंगा, या पहले कुछ और। तो कोशिश हो कि हम अपने बच्चों को विजन, पर्पस ऑफ लाइफ देना शुरू करें। हमारे टीचर्स, हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को पहले से एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाना शुरू करें। अल्टीमेटली बच्चे का इंटरेस्ट और मर्जी है वो क्या करना चाहता है, लेकिन ऑप्शंस तो हमने बतानी ना, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हम पर्पस ऑफ लाइफ जो है, जो मोटिव है उसकी लाइफ का, जो उसका मेन गोल है, वो तो हमें क्लियर करना पहले बच्चे को होना जरूरी है। इसके अलावा अगर वो कमिटेड होना चाहिए कि मैंने अगर कुछ कर लिया डिसाइड, तो मैं कमिटमेंट को पूरा करूं, मैं उसको लॉन्ग टर्म लेके जाऊं। इसके अलावा आपकी डेडिकेशन, कंसंट्रेशन और टाइम का प्रॉपर यूज, टाइम मैनेजमेंट, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन पे मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि इनको ध्यान में रखिए और इस तरफ जाइए। आपको एक बड़ा ऑफिसर लेवल मिलेगा, रैंक मिलेगा, पावर मिलेगी, प्रेस्टीज मिलेगी, फेम मिलेगा, और पर्क्स और पैसे की तो बात ही नहीं है। गवर्नमेंट आपको सब कुछ दे रही है, ईमानदारी से सब कुछ मिल रहा है, और आपके एक साइन से डिसाइड होगा कि आपने शहर में 500 करोड़ खर्च करना है, 100 करोड़ खर्च करना है कि नहीं करना। अब लुधियाना के डीसी ही प्लान करेगा ना कि यहाँ पे कहाँ पे कैसा खर्च हो, यहाँ पे बस सर्विस चलनी चाहिए, या बाईपास बनना चाहिए, या हाईवे बनना चाहिए, या स्लम्स एरिया को डेवलप करके हम वहाँ फ्लैट्स बना दें। वो एक ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर डिसाइड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी पावर आपके पास आ जाती है, आप डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में आ जाते हो। तो इसको जरूर, इन चीज़ों को चुनिए और आगे बढ़िए, विजन क्लियर करके उसको फिर पूरा करने में लग जाइए। तो विजन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने एक बार पढ़ा था कि वन हु वांट्स टू बी एवरीथिंग कैन नॉट बी एनीथिंग। यस, जो सब कुछ बनना चाहता है वो अंत में कुछ नहीं बन पाता। तो हमारा विजन क्लियर होनी बहुत जरूरी है, तभी कोई इंसान आईएएस, आईपीएस ऑफिसर या जिस भी तरह की जॉब वो करना चाहता है, जिस भी लेवल 1 कैटेगरी में वो देश की सेवा करना चाहता है, वही कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। तो दोस्तों, ये थे कि पंकज गाबा जी लुधियाना से अभिमनु ज्ञानशाला के नाम से ये अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाते हैं, और यूट्यूब पे भी आप इनको देख सकते हैं। पंकज सर, अचीव विद पंकज सर के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। तो आप इनसे कोचिंग ले सकते हैं आईएएस आईपीएस की। हजारों ही बच्चे अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग सिटीज में से देश के इनसे ट्रेनिंग ले चुके हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इनके साथ बहुत अच्छा रहा है। इज अ वेरी स्वीट गाय और अंडरस्टैंड करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट को। तो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। डिस्कशन डायरीज में अगले मेहमान की तरफ चलेंगे बहुत जल्दी। डिस्कशन डायरीज अपना बिगुल यहाँ बजाएं।